नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले कई दिनों से बोला था आपको कि हम ओम्स लॉ आगे जाके पढ़ेंगे, तो आज हम ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में फैमिलियर हो गए थे, तो आज उसका प्रॉपर स्टेटमेंट और क्या ओम्स लॉ है, कैसे जनरेट हुआ, वो सब हम आज देखेंगे। तो पहला आज का जो हमारा हेडिंग है वो है ओम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, ये ओम्स लॉ किसने इजाद किया है? ओम्स लॉ डॉक्टर ओम्स ने इजाद किया है, जो कि उन्होंने खुद का नाम इसको दे दिया है। डॉक्टर ओम्स ने इजाद किया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो मेन स्टेटमेंट है, द ओम्स लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस वी, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, एनी टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, एंड करंट फ्लोइंग बिटवीन देम इज कांस्टेंट। अगर किसी भी 2 पॉइंट में का पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी 2 पॉइंट में का पोटेंशियल यहाँ से लेके यहाँ तक, एक हो जाएगा अपना, जैसे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था, एक हो जाएगा हायर पोटेंशियल और दूसरा हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो होगा, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, जो करंट फ्लो होगा, इनका जो रेशो है वही ओम्स लॉ है। अब रेशो अगर लिया हमने किसी भी चीज का, तो कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो उसमें हम कांस्टेंट रेजिस्टेंस को लेते हैं। ठीक है, रेशो यानी डिवाइड बाय V अपॉन I यानी वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि R होता है। ठीक है, अभी इसको हम अच्छे से यूजेबल तरीके से हम देखते हैं कि कैसे यूज होता है, कि यूजेबल डेफिनेशन या स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं। ओम्स लॉ कैन बी स्टेट फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमने रेजिस्टेंस कांस्टेंट ले लिया, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अगर देखिए दोस्तों, अगर मैंने रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट अगर कंसीडर कर दिया, कांस्टेंट, ठीक है, अगर मैंने R कांस्टेंट ले लिया, तो V डेफिनेशन में क्या बोला है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। वोल्टेज क्या होता है, करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स तो आप समझ ही गए होंगे, अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज अगर इंक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसमें का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो हम क्या करते हैं, V इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट I, और कांस्टेंट लेंगे हम R, जो कि रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हमारा ओम्स लॉ का फार्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बोला है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज जो है अपना, वोल्टेज वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं, तब इज इक्वल टू लेते हैं, उसकी जगह पे हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ले लिया, R को कांस्टेंट ले लिया। मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। R इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, R हमारा कांस्टेंट हो गया। यह था हमारा ओम्स लॉ। एक बार फिर देखते हैं, ओम्स लॉ कैन बी स्टेट फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट ले ली हमने, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट ले ली, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वोल्टेज को। करंट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वोल्टेज को।
जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिया। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका स्टेटमेंट। और ये जो फार्मूला हमने ये जो फार्मूला ओम्स लॉ का है वो भी आर क्या लिया है हमने, कांस्टेंट। ठीक है, चलो एक सर्किट बना देते हैं और उस पे से और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सप्लाई ले लिया V यानी वोल्टेज, और ये रेजिस्टेंस R, ठीक है, ये मेरा एक सर्किट है। ओम्स लॉ के मुताबिक डॉक्टर ओम्स के अनुसार क्या कहते हैं, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ये कांस्टेंट रख दी मैंने, कोई भी लो, 10 ओम्स ले लो, 10K ओम्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, इनमें से जो फ्लो होने वाला करंट है, इनमें से जो फ्लो होने वाला, सर्किट में से जो फ्लो होने वाला करंट है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और I का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, V इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट हम लेंगे R, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर, और ये हमारा I करंट। इस तरीके से ओम्स लॉ निकल के आ जाता है। ये था हमारा ओम्स लॉ। कोई बड़ी बात नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो एकदम बेसिक है। और वह जैसे कि हम बेसिक समझ रहे हैं तो ये लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए ओम्स लॉ होल लाइफ काम में आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे ओम्स लॉ के कंटेंट आते जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, या फिर किसी भी जगह पे कोई भी कंसेप्ट समझने के लिए आते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसको और भी डीप में देखते हुए जाएंगे। क्योंकि अभी अगर मैं सारा कुछ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, वो क्या है, इसका रिलेशन उसके साथ कैसा है। तो अभी फिलहाल के लिए सिंपल, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ये स्टेटमेंट बता दिया और उसका फॉर्मूला। हाँ, और एक चीज बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या निकाला, V इक्वल्स टू IR, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, I इक्वल्स टू V/R। कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ ऑब्वियसली। ये तो मैंने इससे पहले भी लेक्चर में आपको बताया था। तो और भी कर सकता हूँ मैं, V इक्वल्स टू R इक्वल्स टू भी ले सकता हूँ, R इक्वल्स टू V/I ले सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरीके से हम ओम्स लॉ ले चुके हैं। इसके फार्मूले भी हमने आगे लिए हैं, जैसे करंट में टोटली करंट में क्या होता है, एनर्जी, पावर, ये सब हमने देख चुके हैं। तो मैं अभी यहाँ पे दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा। जो नए लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो हमारे पहले की वीडियो देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने दोस्तों देखा था वो डीसी सर्किट के लिए था, डीसी सर्किट के लिए। तो क्या ओम्स लॉ एसी सर्किट के लिए भी यूजफुल है? क्या हम उसको एसी सर्किट में भी यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसकी कंडीशन है क्या, कि जो हमारा नेटवर्क है वो ओनली लीनियर होना चाहिए, जो कि एसी सर्किट में तभी इस्तेमाल होगा जब उसमें लीनियर कंपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, जो हमारे बिगिनर्स हो, लीनियर कंपोनेंट उसमें जुड़े हुए होंगे। सर्किट में अगर एसी सर्किट में लीनियर कंपोनेंट अगर हमारे जुड़े हुए हैं तो ही हम ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिख के भी दे देता हूँ आपको, इट इज ओनली applicable for linear component नेटवर्क, जिसमें ओनली लीनियर कंपोनेंट होंगे। जिस नेटवर्क में लीनियर, उसी में
हम यूज कर सकते हैं। तो ये लीनियर क्या है, तो लीनियर और नॉन लीनियर ये पूरा चैप्टर ही है। जब हम ये एक चैप्टर में आ जाता है, एक पूरा टॉपिक ही है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि लीनियर क्या होता है। लीनियर लीनियर नेटवर्क किसे कहते हैं, लीनियर लीनियर ठीक है। जो हमारे कंपोनेंट है, कंपोनेंट जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस, इनकी वैल्यू वोल्टेज और करंट की रिस्पेक्ट में चेंज ना होते हो, मैंने क्या कहा, चेंज नहीं होते हैं, उसको हम लीनियर नेटवर्क कहते हैं। इनकी वैल्यू जो है वोल्टेज एंड करंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। इनकी जो वैल्यू है वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, उसको हम लीनियर नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ग्राफ निकालने से पहले मैं उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, आप फटाफट लिख लीजिए। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द पैरामीटर ऑफ द circuit are not changed with respect to voltage and current is called linear circuit। तो ऐसा जो सर्किट होता है हमारा, उसमें हम ओम्स लॉ अप्लीकेबल है फॉर एसी सर्किट के लिए। अब और एक थोड़ा डायग्रामेटिकली ग्राफ से बता देता हूं मैं, ठीक है। अगर मैंने ये V ले लिया और ये I ले लिया, इसका मतलब अब मैं ज़्यादातर V और I की बात करूँगा, ना कि पूरा वर्ड बोलूँगा वोल्टेज करंट, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। तो जिन पैरामीटर की वैल्यू लीनियर रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसी को लीनियर नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क उसमें हम ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। जो नॉन लीनियर रहते हैं उसमें हम नहीं कर सकते हैं। नॉन लीनियर सर्किट में हम ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते एसी सर्किट के, ठीक है। और ये नॉन लीनियर और लीनियर के बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस ही करेंगे। उनके मैं प्रॉपर डेफिनेशंस, एग्जांपल्स के साथ सब कुछ कवर कर दूंगा आपका। अभी के लिए सिर्फ आप फैमिलियर हो जाइए, इस हिसाब से मैंने आपको ये लिखवा के दिया है और ये समझा के दिया है आपको। तो जैसे कि जब हमने देखा था ओम्स लॉ को, पहले थोड़ा सा फार्मूला हमने फैमिलियर हो गए थे, आज अच्छे से थोड़ा उसको पॉलिश मिल गया, हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत इजी है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। जो हमारे बिगिनर्स है, जो नए लड़के हैं, उनके लिए है ये। तो चलो अभी ओम्स लॉ देख लिया, तो उसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हमें दोस्तों रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस की और करंट की वैल्यू दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ओम में होता है और करंट एम्पियर में होता है। तो हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वोल्टेज की, क्या कोई इसे सॉल्व कर सकता है? तो कीजिए, बिल्कुल अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर हम खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नए लड़के, नए जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे दोस्त भाई लोग हैं, उनके लिए, जो इंजीनियरिंग में है या फिर डिप्लोमा में है, वो हमारा लेक्चर अगर देख रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो वो क्या बिना देखे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रॉपर तरीके, हमने ओम्स लॉ क्या देखा था? ओम्स लॉ, ठीक है। क्या देखा? V इक्वल्स टू I R देखा था। इसी फॉर्मूले का हम यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए डालिए V की वैल्यू, V तो निकालना ही है अपने को, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 15 ओहम, ठीक है। V इक्वल्स टू
75 वोल्ट। देखिए दोस्तों, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। तो इसलिए हम वोल्टेज का यूनिट देंगे। अगर हमने यूनिट नहीं लिखा तो समझ लीजिए ये सब रॉन्ग हो गया, सब रॉन्ग हो गया। क्योंकि जैसे आपको आपके नाम से पहचानते हैं, उसी तरह क्वांटिटी को यूनिट से पहचाना जाता है। यूनिट ही उसके लिए सब कुछ होता है, ठीक है। जैसे वोल्ट होता है और किलो वोल्ट होता है, मेगा वोल्ट होता है। आगे आएंगे आएंगे आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे आएंगे। अभी के लिए तो सिर्फ वोल्ट ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हमारे ये आसान तरीके से हमने ओम्स लॉ को यूज करके वोल्टेज की वैल्यू निकाली। देखिए दोस्तों, अगर हम ये जो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। अगर आपके घर में या फिर आपके कोई दोस्त इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग को या डिप्लोमा को, तो उनको पूछ लीजिए कि ये सब चीज़ें फर्स्ट ईयर में ही क्लियर हो जानी चाहिए। वैसे तो 11th-12th में भी आती है, लेकिन जो डिप्लोमा करते हैं तो ये सब चीज़ें जो है वो फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, एकदम फिक्स हो जानी चाहिए माइंड में। क्योंकि अगर जब हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। ये तो बिना देखे ही मन के मन में एक स्टेप में, जैसे कि मैंने 1 2 3 स्टेप यहाँ पे इस्तेमाल की है, उतने स्टेप में नहीं, डायरेक्ट यहाँ से देख के यहीं पे 75 वोल्ट फटाक से आंसर लिखना आना चाहिए। इतना इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो इसको ये न्यूमेरिकल देखते बराबर ही इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुरंत यहाँ पे 75 वोल्ट आ गया, ये होना चाहिए। तब आप आगे जाके इसके न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये तो एक एक स्टेप होती है हमारे बड़े न्यूमेरिकल्स में, बड़े कंसेप्ट में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल में हमने वोल्टेज निकाला, अब इस एग्जांपल में हम करंट निकालेंगे, ठीक है। वोल्टेज हमें दिया है 50 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें क्या दिया है 5 ओहम। वोल्टेज 50 वोल्ट और रेजिस्टेंस 5 ओहम। दोस्तों और एक चीज़ जो कोई बताते नहीं है जनरली, मुझे उससे बहुत डिसएडवांटेज हुए थे। जो सब लोग कहते हैं जब वोल्टेज दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 50 क्या है यार, आगे वाला इम्प्रेस नहीं होता दोस्तों। आगे वाला अपने बारे में अलग सोचने लगता है। 50 क्या है, उसका तो कुछ मोल भाव होगा ना। ये हमेशा इसीलिए कहता हूँ, हमेशा यूनिट के साथ क्वांटिटी पढ़ते जाइए, इसकी आदत डालिए खुद से। जैसे कि हम खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब जनरली बोलते हैं हम v इज इक्वल टू 50। ये क्या है 50, कहाँ से है 50? अरे ऐसा बोलने का तरीका है, v इज इक्वल टू 50 वोल्ट, यानी कि 50 वोल्ट का वोल्टेज है। जब तक हम उसकी वैल्यू का यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक कोई बात नहीं। और अभी आज से ही ये सोच लो, ये अपने जहन में डाल लो कि जब भी हम किसी को कोई भी क्वांटिटी बताने जाएंगे तो उसके यूनिट के साथ ही बताएंगे, समझ लीजिए आप अभी ग्रोसरी स्टोर में गए, मुझे शक्कर चाहिए, कितनी? एक बोल दिया आपने, सॉरी आपको दिखाना होगा, एक चाहिए। एक क्या है, एक उसका दाना पार्टिकल, क्या देंगे वो, क्या देंगे? एक बोरी, 1 किलो, एक दाना, एक उसका पार्टिकल, क्या देंगे? हम इसीलिए तो बोलते हैं ना 1 kg दीजिए, 1 किलो दीजिए, 1 किलो शक्कर दीजिए। इसीलिए हमेशा कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसमें अगर कोई भी क्वांटिटी आती है तो उसके साथ उसका यूनिट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, टॉपिक से थोड़ा मैं भटक गया था, तो अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें करंट निकालना है। तो हमारा ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ
V इक्वल्स टू आई आर, आई निकालना है मुझे तो क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू V बाय आर। चलो डालिए इसमें, इसकी वैल्यू डालिए। V कितनी दी हुई है, 50 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना दिया, 5 ओहम, 5 ओहम। तो इसका आंसर आ गया 10, ठीक है, 10 एम्पियर यूनिट लिखना। तो इसलिए हमारा करंट क्या आ गया, 10 एम्पियर। लोगों इसमें भी मैं हर जब जब कोई मेरे ध्यान में आता है तो तब मैं वो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, आप गौर से सुनते जाइए, उसको अमल कीजिए, वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के काम आएंगे। जैसे देखिए दोस्तों, हम इसको कोई कोई लोग ए भी लिखते हैं, जैसे 10 एम्पियर को ए लिख दिया कैपिटल ए, तो वो थोड़ा हमारा इंप्रेशन लूज कर देता है। तो ठीक है ना, ये कैपिटल ए लिखने से अच्छा थोड़ा ए एम पी भी लिख दो, वो अच्छा रहेगा, समझने वालों को अच्छा समझ में आ जाएगा और हमारी इंप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा एक कंसेप्ट, ओम्स लॉ हमने आज पढ़ा। इसके बारे में और धीरे धीरे जैसे टॉपिक खुलते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके डीप में जाते जाएंगे। और मेरी ये बात ध्यान में रखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।